लॉर्ड सभा के मेंबर्स को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, जैसा कि सभी देशों में जो विधानमंडल होता है उसके सदस्यों को ये विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो लॉर्ड सभा के सदस्यों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है कि उन्हें सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसका मतलब है कि अगर सदन की कार्यवाही चलते समय उनके द्वारा कोई भाषण दिया जाता है, उस भाषण में कुछ ऐसा उल्लेख किया जाता है जो हो सकता है कि आपत्तिजनक हो, लेकिन उस आपत्तिजनक बात के लिए भी उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब विचार व्यक्त करता है तो उसे कानूनों के दायरे में रहकर अपना विचार व्यक्त करना होता है। कोई किसी की मानहानि करते हुए कुछ नहीं कह सकता, किसी के सम्मान को चोट पहुंचाते हुए नहीं कर सकता, कोई वक्तव्य जारी नहीं कर सकता, कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकता जिससे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा भंग होती हो या देश की रक्षा को खतरा पहुंचता हो, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आघात पहुंचता हो। ऐसी कोई बात कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। वैचारिक स्वतंत्रता कुछ मामलों में प्रतिबंधित होती है। विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर, और ये नियम हर देश के द्वारा अपने अपने तरीके से निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन लॉर्ड सभा के सदस्यों को जो वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त है वो सदन में पूर्ण रूप से प्राप्त है, यानी सदन की कार्यवाही चलते समय उनके द्वारा जो भी भाषण दिया जाता है, उस भाषण में जिस भी बात का उल्लेख किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा किसी दीवानी मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक सदन का सत्र चल रहा है। दीवानी मामलों का संबंध नागरिकों के आपसी संबंधों से होता है। ज्यादातर संपत्ति संबंधी मामले, उत्तराधिकार संबंधी मामले, आपसी समझौते से जुड़े हुए मामले दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे मामलों में अगर किसी लॉर्ड सभा के मेंबर ने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो भी उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसे उस दौरान कम से कम गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब सदन का अधिवेशन चल रहा। लेकिन फौजदारी मामले में ऐसा किया जा सकता है। फौजदारी मामलों का संबंध किससे होता है? हत्या, आगजनी, लूटपाट। अगर लॉर्ड सभा के किसी मेंबर पर आरोप है कि उसने किसी हत्या के कृत्य में भाग लिया है, किसी लूट या आगजनी में उसका समर्थन रहा है, तो ऐसे मामलों में तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये लॉर्ड सभा के सदस्यों का विशेषाधिकार है। साथ ही लॉर्ड सभा के सदस्यों को ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी से सीधे संपर्क स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। वो सीधे सम्राट से मिल सकते हैं या साम्राज्ञी से मिल सकते हैं। उसके लिए उन्हें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। कॉमन सभा के मेंबर्स को ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। कॉमन सभा के मेंबर्स सीधे तौर पर नहीं मिल सकते साम्राज्ञी से। तो ये जो विशेषाधिकार लॉर्ड सभा के सदस्यों को प्राप्त हैं, इनमें से ज्यादातर कॉमन सभा के सदस्यों को भी ये विशेषाधिकार प्राप्त हैं, केवल एक को छोड़कर कि वो साम्राज्ञी से सीधे संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। ये अधिकार, ये विशेषाधिकार सांसदों को इसलिए दिए गए हैं ताकि वो निर्बाध ढंग से अपने कार्यों को संपन्न
कर सके। कानून निर्माण का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है और उस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए सांसदों को ये विशेषाधिकार प्रदान किए गए। लेकिन इन विशेषाधिकारों के साथ साथ लॉर्ड सभा का मेंबर होने से कुछ अयोग्यता भी जुड़ जाती है उनके साथ। वो अयोग्यता क्या है कि लॉर्ड सभा के सदस्य अगर चाहें कि वो कॉमन सभा के इलेक्शन में उम्मीदवार के रूप में खड़े हों तो वो ऐसा नहीं कर सकते। यानी कॉमन सभा के इलेक्शन में ना तो वो उम्मीदवार के रूप में भागीदारी कर सकते हैं और न ही मतदाता के रूप में भागीदारी कर सकते हैं। ये उनके पद से जुड़ी हुई अयोग्यता है। इसके साथ साथ अगर लॉर्ड सभा का कोई सदस्य सिविल सर्विसेज का सदस्य है, हर देश में सिविल सर्विसेज होती हैं, कुछ स्थायी प्रशासनिक सेवाएं होती हैं। ये प्रशासक ही आजकल कानून निर्माता है, कानून के क्रियान्वयन करता है। तो इन प्रशासनिक सेवाओं को क्या कहते हैं? लोक सेवा कहते हैं। अगर लॉर्ड सभा का कोई मेंबर लोक सेवा का सदस्य है तो वंश परंपरागत आधार पर लॉर्ड सभा की सदस्यता प्राप्त होने के कारण वो उसमें बैठ तो सकता है, लेकिन ना तो लॉर्ड सभा की कार्यवाही के दौरान कोई भाषण दे सकता है और न ही जब किसी विधेयक पर मतदान चल रहा हो तो वो उस मतदान में भाग ले सकता है। तो ये विशेषाधिकार लॉर्ड सभा के सदस्यों को प्राप्त है। अब हमें ये देखना है कि लॉर्ड सभा की शक्तियां क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं और उसकी भूमिका क्या है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में वो क्या रोल प्ले करती है। तो जैसा कि आपने जाना, एक समय था जब लॉर्ड सभा बहुत पावरफुल हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन में लोकतंत्र मजबूत होता गया, कई सारे सुधार अधिनियम पारित किए गए, जिनमें से प्रमुख हैं 1911 और 1949 के सुधार अधिनियम। उन सुधार अधिनियमों के माध्यम से लॉर्ड सभा की शक्तियों में बहुत ज्यादा कमी कर दी गई और ऐसा कहा जाने लगा है कि शक्तियों की दृष्टि से लॉर्ड सभा इतनी कमजोर हो गई है कि अब वो दूसरा सदन ही नहीं बल्कि दूसरे दर्जे का सदन बनकर रह गई। ये भी कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी किसी भी संसद का दूसरा सदन इतना कमजोर नहीं है जितना ब्रिटिश लॉर्ड सभा है। लेकिन चाहे जितनी उसकी शक्तियों में कटौती कर दी गई हो, लॉर्ड सभा अब भी ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके कुछ ऐसे कार्य हैं जो उसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिनके कारण ब्रिटिश राजनीति में उसकी प्रासंगिकता अब भी बनी हुई है। हालांकि वो एक कुलीन तंत्रीय संस्था है, उसका निर्वाचन नहीं होता, उसके ज्यादातर मेंबर्स वंश परंपरा के आधार पर कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब वंश परंपरागत सदस्यों में भी कमी ला दी गई है विभिन्न सुधार अधिनियमों के माध्यम से। मुख्य बात यह है कि लॉर्ड सभा के मेंबर्स अपने कार्य के लिए कोई वेतन नहीं लेते, अवैतनिक कार्य उनके द्वारा किया जाता है। हालांकि कुछ भत्ते, रोज के कुछ भत्ते जो टैक्स फ्री होते हैं, वो उन्हें अवश्य प्राप्त होते हैं। तो लॉर्ड सभा के द्वारा क्या काम किया जाता है, क्या भूमिका निभाई जाती है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले
नीति निर्माण में उसके द्वारा महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई जाती है। वो संसद का एक सदन है और संसद का मुख्य काम कानून बनाना है। लेकिन जहां तक कानून बनाने की शक्ति का प्रश्न है, इस संबंध में निर्णायक अधिकार कॉमन सभा को प्राप्त है, लॉर्ड सभा को प्राप्त नहीं है। कैसे कि कोई भी साधारण विधेयक जिसे कानून बनना है, वो प्रस्तावित तो किसी भी सदन में किया जा सकता है, लॉर्ड सभा में भी पेश किया जा सकता है और कॉमन सभा में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन उस विधेयक पर निर्णय करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? कॉमन सभा को प्राप्त है। ये हो सकता है कि कोई विधेयक कॉमन सभा से पास होकर लॉर्ड सभा में गया हो, लॉर्ड सभा उस पर विचार विमर्श करे, उसके विषय में संशोधन सुझाए और 1 वर्ष तक उसे अपने पास रोके रहे। वो 1 वर्ष की देरी कर सकती है, लेकिन 1 वर्ष का समय बीतने के बाद, जैसा कि 1949 के अधिनियम के अनुसार निर्धारित किया गया, 1 वर्ष का समय बीतने के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स बिना लॉर्ड सभा की स्वीकृति के ही उस साधारण विधेयक को कानून का रूप दे सकती है। उसे दोबारा लॉर्ड सभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय उस विधेयक के जिसका उद्देश्य कॉमन सभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से ज्यादा बढ़ाना हो। यानी ऐसा कोई विधेयक अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया जाता है जिसका मकसद कॉमन सभा का जो 5 वर्ष का कार्यकाल है उसको 5 वर्ष से ज्यादा बढ़ाना हो, तो ऐसा विधेयक बिना लॉर्ड सभा की स्वीकृति के पास नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा अन्य सभी साधारण विधेयक 1 वर्ष का समय बीतने के बाद कॉमन सभा के द्वारा अकेले ही पारित किए जा सकते हैं। तो साधारण विधेयकों को कानून का रूप देने में निर्णायक अधिकार किसको प्राप्त है? प्रथम सदन को प्राप्त है, कॉमन सभा को प्राप्त है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को प्राप्त नहीं है। वो केवल देरी कर सकती है 1 वर्ष की, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। जहां तक वित्तीय विधेयकों का प्रश्न है, वो वित्त विधेयक जिनका उद्देश्य कोई नया टैक्स लगाना हो, टैक्स की वसूली करना हो, ऐसे विधेयक लॉर्ड सभा में हरगिज प्रस्तावित नहीं किए जाते। वो प्रस्तावित किए जाते हैं कॉमन सभा, और लॉर्ड सभा में केवल उस पर विचार किया जाता है, वो भी 1 महीने के समय में। 1 महीना बीतने पर हाउस ऑफ कॉमन्स अकेले ही उस वित्त विधेयक को कानून का रूप दे सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ब्रिटेन में जनतंत्रीय व्यवस्था है और ऐसा माना जाता है कि सार्वजनिक वित्त पर जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार का खजाना कैसे बनता है? जनता से प्राप्त टैक्स से बनता, तो उसके विषय में कोई निर्णय करने का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को होना चाहिए, न कि वंश परंपरागत आधार पर पद ग्रहण करने वाले लॉर्ड सभा के मेंबर्स को। जनप्रतिनिधि कॉमन सभा में बैठते हैं। कॉमन सभा के सदस्यों का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसलिए वित्त पर उसका एकाधिकार स्थापित किया गया है। वित्त विधेयक पहले कॉमन सभा में पेश भी किया जाएगा और कॉमन सभा अकेले ही उसको अपने बल पर कानून का रूप दे सकती है। लॉर्ड सभा अधिक से अधिक 1 महीने की देरी कर सकती है वित्त विधेयक को पारित करने में। यानी कानून बनाने के क्षेत्र में लॉर्ड सभा
एक कमजोर संस्था के रूप में, कमजोर सदन के रूप में हमारे सामने आती। लेकिन कानून बनाने के मामले में उसके निर्णायक अधिकार ले लिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी भूमिका समाप्त हो गई है। विभिन्न सार्वजनिक विषयों पर नीतिगत विचार विमर्श और सुझाव देने के लिए लॉर्ड सभा की विशेष समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें उसके विशेषज्ञ सदस्य भाग लेते हैं और ये समितियां महत्वपूर्ण सुझाव देती हैं कि इन विषयों पर इन रूपों में नीति निर्माण होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये कोई व्यक्तिगत सुझाव देते हैं इसके मेंबर्स, बल्कि इनके जो सुझाव होते हैं वो तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये विभिन्न विभागों से तथ्य इकट्ठा करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं कि देश को इस समय किन कानूनों की जरूरत है, इन कानूनों का निर्माण करने में कौन सी समस्याएं सामने आएंगी, उन समस्याओं को सुलझाने के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं और उनमें से सर्वोत्तम विकल्प क्या होगा। इन सारी बातों को देखने के बाद, उनका अन्वेषण करने के बाद उनके द्वारा सुझाव दिया जाता है। और इस प्रक्रिया में वो विभिन्न विभागों के अधिकारियों से पूछताछ भी करती हैं, जरूरत पड़ने पर जांच की कार्यवाही भी करती हैं, अन्वेषण करती हैं। तो इस दृष्टि से लॉर्ड सभा का रोल अहम हो जाता है। और हाल में हमने सबने देखा कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हुआ, ब्रेग्जिट निर्णय लिया गया उसके द्वारा, और इस निर्णय को लेने में, इस निर्णय को क्रियान्वित करने में, संबंधित सुझाव देने में लॉर्ड सभा की अहम भूमिका रही है। तो ये इसका पहला रोल है ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में। दूसरे, वो हाउस ऑफ कॉमन्स की जल्दबाजी पर अंकुश लगाने का कार्य भी करती है। कई बार ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधि जो कॉमन सभा में बैठते हैं वो जल्दबाजी में किसी कानून का प्रारूप तैयार करते हैं और उसे संसद में पेश करते हैं। ये चाहते हैं कि जल्दी ही ये विषय कानून का रूप ले ले। लेकिन ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा के जो मेंबर्स हैं वो, चूंकि उनका किसी दल से वैसा जुड़ाव नहीं होता जैसा कॉमन सभा के मेंबर्स का होता है, इसलिए वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर कॉमन सभा द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर गहराई के साथ विचार करते हैं। सार्वजनिक जीवन पर संबंधित कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, पूरे देश के लिए वो कितना उपयोगी साबित होगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड सभा में जब कोई विधेयक कॉमन सभा के द्वारा भेजा जाता है तो लॉर्ड सभा उस पर इन दृष्टियों से विचार करती है। और ऐसा माना जाता है कि अपना जो उसका समय है सत्र का, उसका 60% टाइम ऐसे विधेयकों का परीक्षण करने में व्यतीत किया जाता है। उनमें जो कमियां हैं उनको सामने लाने में किया जाता है, उनमें संशोधन का सुझाव देने में किया जाता है। तो लॉर्ड सभा ये महत्वपूर्ण कार्य करती है ताकि अगर जल्दबाजी में कोई विषय, कोई पक्ष किसी विधेयक का कॉमन सभा के द्वारा छूट जाता है, वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती, तो लॉर्ड सभा उसका ध्यान अपने सदन में चर्चा परिचर्चा के दौरान, वाद विवाद के दौरान आकर्षित करती
लॉर्ड सभा खुद भी अपनी पहल पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करती है, खासतौर से ऐसे विधेयक जो गैर विवादित हैं, जिन विषयों पर किसी तरह का विवाद नहीं है। ऐसे विषयों के बारे में कानून का प्रस्ताव खुद लॉर्ड सभा के द्वारा लाया जाता है, पेश किया जाता है। और ज्यादातर ये देखा जाता है कि सरकार जो भी विधेयक संसद में लाती है उसे पहले लॉर्ड सभा में ही स्थापित करती। इसके पीछे मकसद ये है कि जो जनप्रतिनिधियों का सदन कॉमन सभा है उसका कार्यभार कम हो, लॉर्ड सभा उसके पूरक के रूप में कार्य करे और लॉर्ड सभा के अनुभव और ज्ञान का लाभ संसद को मिल सके। लेकिन एक प्रतिबंध है लॉर्ड सभा की इस शक्ति पर भी, और वो है सेलिसबरी कन्वेंशन, जो 1945 से चला आ रहा है। और इस कन्वेंशन के अनुसार लॉर्ड सभा कॉमन सभा द्वारा पारित उन विधेयकों पर रोक नहीं लगा सकती जिनका उल्लेख सत्ताधारी दल के घोषणा पत्र में किया गया है। आप जानते हैं कि हर राजनीतिक दल के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था में चुनाव लड़ते समय, सांसद का चुनाव लड़ते समय अपना घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जिस घोषणा पत्र में मतदाताओं से ये वादा किया जाता है कि उनकी सरकार बनने पर ये कार्य उनके द्वारा किए जाएंगे, इन विषयों पर नीति निर्माण का कार्य किया जाएगा। जैसे आपने देखा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ा, अपने मैनिफेस्टो में उसने जिन जिन विषयों को रखा उनमें से एक धारा 370 की समाप्ति भी था, जो जम्मू कश्मीर के विषय में सत्ता में आने के बाद उसने इस वादे को पूरा करने की कोशिश की। इसके विषय में नीति निर्माण किया, कानून निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। तो वैसे ही हर देश में, ब्रिटेन में भी जो भी राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा चुनाव लड़ने से पहले जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है उसमें वादा किया जाता है जनता के साथ, मतदाताओं के साथ, कि सत्ता में आने के बाद उनके द्वारा ये कार्य किए जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा वादा किसी सत्ताधारी दल के द्वारा अपने घोषणा पत्र में किया गया है, जब उस दल की सरकार बनती है, उस सरकार के द्वारा जब उससे संबंधित कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है, तो लॉर्ड सभा ऐसे विधेयकों का विरोध नहीं कर सकती। खासतौर से सेकंड रीडिंग के दौरान जब विधेयक फाइनल स्टेज में होता है, उस वक्त तो हरगिज भी लॉर्ड सभा उन विधेयकों पर कोई रोक नहीं लगा सकती। तो ये नीति निर्माण के क्षेत्र में लॉर्ड सभा के द्वारा अपनी भूमिका का निर्वाह किया जाता है।